पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सेलुलोज के पहले क्या चीज पढ़ाया गया था आप लोग का? स्टार्च। स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड्स थे और सेलुलोज भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड्स। अब यहाँ पे बताया जाता है आपके पास सेलुलोज से रिलेटेड बातचीत देखिएगा। जहाँ पर अगर सेलुलोज की बात की जाती है तो सेलुलोज का मतलब एक ही चीज होता है कि सेलुलोज जो है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स कहने का मतलब साफ साफ आप लोग जानते हैं कि जो मोनोसेकेराइड्स कम से कम 10 से अधिक रखता हो उसे हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। यानी कि ऐसा हमारे पास ये सेकेराइड्स होते हैं जिसको हम जल में डालें या तो फिर कह सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें से 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास कि फार्मूला ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का सूत्र क्या होता है? तो सेलुलोज का सूत्र C6H10O5N होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या व्हाट इज सेलुलोज तो आप ये सब भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो सेलुलोज जो होते हैं C6H10O5 के रूप में होते हैं। इसमें कार्बन की उपस्थिति होती है, हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। इसका मतलब कि यह एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना पदार्थ बायोमॉलिक्यूल्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। इसीलिए इसको हम लोग सेकेराइड्स भी बोलते हैं। और ऐसा सेकेराइड्स जो 10 मोनोसेकेराइड्स अपने आप में देता है उसे हम पॉलीसेकेराइड कह देते हैं। फिर कहता है कि अगर आपके पास सेलुलोज होते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 50,000 से 5 लाख तक के होता है। 50,000 से लेकर के कहाँ तक? 5 लाख तक के होता है। फिर यहाँ पर N जो आपको दिखाई देता है, N लगा हुआ है, ये N का वैल्यू आप कितना से कितना तक पुट करते हैं? 300 से लेकर के 3000 तक। यानी कि यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि 300 से 3000 के बीच में सपोज डेट मान लो कि 500 आता है तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 6 × 3000 हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएंगे? 5, यानी कि 5 से गुना करोगे 500 तो 50,000 के करीब हो जाएगा ना। और ऑक्सीजन के संख्या हो जाएंगे कितना? 2500, कुछ ऐसे आ जाएगा। यानी कि C3000 H 50,000 O 2500। इसका मतलब होता है कि आपके पास अगर आप 500 से गुना किए हैं, N का वैल्यू 500 रखे हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आता है। नहीं, N का वैल्यू कितना से कितना तक लेके जाना है? हाँ, अच्छा 5000 हो जाएगा। 3, हाँ 5000। अब देखिए तो C3000 H 5000, ऑक्सीजन आपका 2500। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अब देखिए जनरली कहा जाता है सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज को हम प्राप्त कहाँ से करते हैं। तो सेलुलोज हमारे पास प्राप्त होते हैं प्लांट और ट्री से, यानी कि पेड़ और पौधे से प्राप्त होता है। देखा जाए, देखते होंगे प्लांट के रूप में या पेड़ के रूप में कि पेड़ का जो छाल वगैरह होता है तो पेड़ का जो छाल होता है वो भी एक सेलुलोज का बना होता है। फिर कह सकते हैं पेड़ में जो लकड़ी उपस्थित होता है वो भी क्या होता है? एक सेलुलोज होते हैं। यानी कि लकड़ी भी एक प्रकार का क्या चीज़ है? सेलुलोज का बना हुआ है, सेलुलोज कहलाता है। लकड़ी का उपयोग हम लोग देख रहे हैं टेबल कुर्सी चेयर बनाने में करते हैं। फिर कहा जाता है कि सेलुलोज का उपयोग जैसे मान लिया जाए कि पेड़ से या पौधे से छोटा प्लांट आपके पास है, उसको प्लांट कहते हैं, छोटा जो पेड़ होता है उससे मान लो कि आपके पास मिर्ची का पेड़ है, ठीक है। तो मिर्ची का पेड़ है यानी कि मिर्ची का जो पौधा है उससे आप प्राप्त कर रहे हो जो मिर्ची, वो भी एक प्रकार का क्या चीज़ है? सेलुलोज है। समझ गए? उसके अंदर भी क्या चीज़ है? एक प्रकार का लेयर उपस्थित है लकड़ी टाइप का। समझ गए? फिर हम लोग सब्जी वगैरह, हरा सब्जी जितना खाते हैं
चाहे वो नेनुआ हो, चाहे वो बीन हो, चाहे तो हरा सब्जी में पालक का साग हो, किसी प्रकार का साग हो, तो देखिएगा उसमें कुछ लकड़ी टाइप के यानी कि नॉर्मल सॉफ्ट लकड़ी टाइप के प्राप्त होते हैं। फिर देखिएगा सीम वगैरह में क्या होता है कि उसमें भी आपका सेलुलोज का बना हुआ है, ग्रीन कलर का पूरा होता है, सीजने में जरा टाइम लेता है, और देखिएगा उसको काटने के बाद उसमें से कुछ रेशा भी निकलता है, तो रेशा भी एक प्रकार का क्या चीज़ है, सेलुलोज होते हैं। अब बताया जाता है यहाँ पे कि सेलुलोज को हम पेड़ पौधे से ही प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा बस समझ लो कि जितने भी पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाली वस्तु हैं, चाहे तो वो फल हो, फूल हो, या किसी भी कोई भी चीज़ खाने वाला पदार्थ हो, वो एक सेलुलोज ही होता है। अब कहा जाता है कि पेड़ पौधा से 50 से 60% तक हम सेलुलोज प्राप्त करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास पेड़ पौधे हैं उससे अगर हम सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज आपका 50 से 60% प्राप्त किया जाता है। अब देखा जाए सेलुलोज जो होते हैं ये आपके पास लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट में पाया जाता है, यानी लिविंग थिंग्स मटेरियल में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं एक प्रकार का क्या चीज़ होता है, लिविंग मैटर होता है, लिविंग थिंग्स मैटर होते हैं, यानी कि सजीव पदार्थ में सेलुलोज प्लांट्स तथा ट्री के रूप में पाए जाते हैं। आपके पास जितना भी पेड़ पौधे हैं सभी में आपका सेलुलोज पाया जाता है। अब देखिए, इट इज द चीफ स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट। देखिए कहा जाता है कि प्लांट जो आपके पास होते हैं या ट्री जो आपके पास होता है उसमें सबसे अच्छा माना जाता है कि आपके पास सेलुलोज होते हैं। ये सेलुलोज जो होता है, पेड़ का जो छाल होते हैं, ये एक प्रकार का कवर का काम करता है पेड़ पौधा को। जिस प्रकार से हमारा शरीर में स्किन भी होता है, तो स्किन जिस प्रकार से हमारे बॉडी में होते हैं उसी प्रकार से पेड़ पौधे के जो ऊपर में छाल होता है वो पेड़ पौधा को क्या करता है, रक्षा करता है। समझ गए। अब देखिए कहा जाता है कि पेड़ पौधा से आप कॉटन प्राप्त करते हैं, ये भी एक प्रकार का सेलुलोज है। लकड़ी प्राप्त करते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, सेलुलोज है। जूट प्राप्त करते हैं वो भी आपका एक प्रकार का क्या चीज़ है, सेलुलोज है। यानी कि जूट, कॉटन, वुड, जूट, ये सभी चीज़ हमारे पास क्या होते हैं, आपका सेलुलोज के रूप में उपस्थित होते हैं। जिसमें एक चीज़ आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा सेलुलोज की मात्रा किस में पाई जाती है, तो रुई में सेलुलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। यानी कि 90 से 95% सेलुलोज आपका रुई से प्राप्त किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए बोलिए। सेलुलोज का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलोज। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया आपके पास कि सेलुलोज जो होते हैं इट कैन बी इजिली चेंज इनटू फाइबर, यानी कि इसे हम आसानी से क्या चीज़ में बदल देते हैं, फाइबर के रूप में। फाइबर कहने का मतलब है कि इसके अंदर में एक सेलुलोज फाइबर पाए जाते हैं। किसी भी सेलुलोज की अगर हम बात करते हैं तो वो सेलुलोज फाइबर्स की बात की जाती है, और उसके अंदर में जो फाइबर्स बनाए जाते हैं वो आसानी से क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उसी को कहीं कहीं काट करके देखिएगा कि छोटा छोटा, जैसे हम लोग जो कॉपी किताब वगैरह देखते हैं, ये कॉपी किताब भी क्या चीज़ से बनाया जाता है, आपका सेलुलोज से बनाया जाता है। लकड़ी को चीर चीर कर बनाया जाता है। समझ गए। अब यहाँ पर कहा जाता है कि एक्सरे से अगर हम सेलुलोज को देखें, एक्सरे से या माइक्रोस्कोप से सेलुलोज को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि सेलुलोज के अंदर में एक लॉन्ग चैन बना होता है जो कि सेवरल लीनियर फॉर्म में पाए जाते हैं। अब सेवरल लीनियर फॉर्म में जो आपका लॉन्ग चैन होता है, यानी कहने का मतलब एक छोटा सा आप देख लेना, ऐसे एक पटरा लो कटा हुआ, मान लो कि ताज़ा ताज़ा ये पटरा काटे हैं पेड़ से, ठीक है। इसमें देखिएगा हल्का हल्का ऐसे से कुछ लाइनिंग आपको दिखाई देता है इस तरीका का। कहीं कहीं ऐसे भी रहता है, कहीं कहीं ऐसे रहते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी रहता है, ऐसे ऐसे रहता है। इसका मतलब कि ये जो चैन बना हुआ होता है ये ऐसे ऐसे, ये एक प्रकार का सेवरल लीनियर चैन के रूप में जाना जाता है। यही क्या है कि इससे मजबूती आपका सेलुलोज का बढ़ जाता है। अब सेलुलोज आपका, कुछ सेलुलोज सॉफ्ट होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कि आराम से चिबा जाते हैं। पान देखे हो ना, पान भी एक प्रकार का क्या है, सेलुलोज है। समझ गए।
तो पान भी एक प्रकार का सेलुलोज है, लेकिन ये सेलुलोज कैसा वाला है, आपका सॉफ्ट है। पान में जो मिलता है कैसैली, कैसैली भी एक प्रकार का क्या है, सेलुलोज है, लेकिन वो सेलुलोज कैसा है, एक प्रकार का हार्ड सेलुलोज होते हैं, वो भी लकड़ी का ही कुछ बना होता है, ऐसे समझ गए ना। अब देखिए सेलुलोज इज ए कलरलेस, यानी कि ये रंगहीन होता है, नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ये तंतु फाइबर्स होते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फाइबरस सब्सटेंस कहते हैं। अब देखा गया सेलुलोज को जल में छोड़ दो या अधिकांश समय तक कार्बनिक विलायक में छोड़ दो, ये अभिलेय होता है। मान लो कि लकड़ी का बना हुआ कोई पदार्थ आपके पास है, ठीक है, पटरा वगैरह है, इसको तुम पानी में 10 दिन छोड़ दिए तो क्या पानी में ये डिजोल्व हो जाता है, नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपके पास जो सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज न जल में न कार्बनिक विलायक में डिजोल्व होता है, ये बस कह सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं, ये डिजोल्व किसी चीज में नहीं होता है। अब देखिए सेलुलोज का उपयोग, जैसे देखिए अब हमारे पास लकड़ी है तो सेलुलोज का उपयोग हम अलग अलग तरीका से करते हैं। जैसे कि सेलुलोज का उपयोग हम लोग कपास बनाने में भी करते हैं, जूट बनाने में भी करते हैं, जूट का बोरा वगैरह बनता है वो सब बनाने में करते हैं। फिर कहा जाता है सूती वस्त्र बनाने के लिए भी किया जाता है, कपड़ा बनाने के लिए भी किया जाता है, ये सेलुलोज का उपयोग ही होते हैं। फिर कह सकते हैं कागज बनाने में आपका सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। बड़ा बड़ा कंपनी में सेलुलोज कभी देखिएगा, ऐसे कागज बनाने का जो प्रोसेस यूट्यूब वगैरह पे दिखाता है, उसमें आप देख सकते हैं बिहार में तो कभी ये करता है कि जो प्लास्टिक का ये क्या बोलते हैं, अरे कागज वगैरह कोई इकट्ठा कर लेता है, उसको एक जगह गला देता है, उसके बाद पतला पतला परत निकालता है, उससे भी पतला पतला परत निकालता है, तब आपके पास पेज तैयार करता है, समझ गए, प्यूरिफाई करके। फिर गुजरात में या यहाँ कानपुर या नागपुर होता है, नागपुर है, नागपुर में वहाँ पे क्या होता है कि पेड़ से डायरेक्ट आपका बनाया जाता है ये चीज़, पेज वगैरह या बोल सकते हैं कि कॉपी किताब जो बनाए जाते हैं वहाँ पे बनाया जाता है एकदम, मतलब कि डायरेक्ट पेड़ से, नागपुर में, हाँ तो नागपुर में ही वो बनता है। अब देखा जाए, कहा जाता है कि सेलुलोज जो हमारे पास होते हैं उसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर एगो ऐसन का, एगो ऐसन का, एगो ऐसन का, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चलते चल बनेगा, समझ गए। यानी किसी तरीका से ये इंक्लूड होते चला जाता है, एक दूसरे के साथ ऐड होते चला जाता है, ऐसा एक लंबा चैन बनता है। देखिए लंबा सेवरल चैन बनते चला जाता है, ऐसे ऐसे पूरा एकदम इकट्ठे एक दूसरे से। ये था आपके पास क्या चीज़, सेलुलोज। सेलोफोन कुछ होता होगा, हमको आइडिया इसके बारे में नहीं, विस्फोटक पदार्थ वगैरह बनाने में भी किया जाता है। सेलो प्रोटीन के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, ये प्रोटीन भी एक प्रकार का कहा जाता है कि पॉलीसेकेराइड्स ही होते हैं। तो इसमें हम लोग प्रोटीन के बारे में क्या पढ़ते हैं, क्या जानते हैं, जरा सा समझिएगा। जनरली कहा जाता है आपके पास अगर प्रोटीन की बात करते हैं द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, चीज, पल्स, फिश, मीट। They are high molecular mass complex biopolymers of alpha amino acid। इसका मतलब है कि प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है, प्रोटीन हम प्राप्त जो करते हैं, ये प्रोटीन दूध से, पनीर से, दाल से, मछली से तथा मांस से प्राप्त किया जाता है। और इसमें बताया जाता है कि इसमें जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं ये उच्च आणविक द्रव्यमान अल्फा एमिनो अम्ल का संकुल जैव यौगिक होते हैं या जैव बहुलक होते हैं, जैव यौगिक बहुलक होते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि जितने भी प्रोटीन आपके पास होते हैं, चाहे वो दाल में हो, चाहे अंडा में हो या सोयाबीन में हो, चाहे आपके पास पनीर में हो, दूध में हो, मछली में हो, मांस में हो, इस सभी का प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि मॉलिक्यूलर मास अधिक होने का मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक जटिल पदार्थ होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अब जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं तो देखिए दूध में, पनीर में, दाल में, मछली में तथा मांस में, कहीं कहीं आपसे कह दे कि 4 सोर्स लिखिए प्रोटीन का, प्रोटीन का 4 सोर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो। ये तो बचपन में भी पढ़ाया गया होगा, 8, 9, 10th में ये सब याद हो। देखिए अब यहाँ पे बताया जाता है कि प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन शब्द किस शब्द से बना है, तो प्रोटीन शब्द एक ग्रीक शब्द प्रोटियस से बना है। प्रोटीन शब्द का निर्माण एक ग्रीक शब्द किससे हुआ है,
प्रोटियस से हुआ है। और इसका प्रोटियस का जो मतलब होता है मुख्य रूप से कहा जाता है प्राइम या इम्पोर्टेंस। प्राइम या इम्पोर्टेंस, प्राइम या इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका हिंदी होता है सर्वोच्च महत्व होता है, या मुख्य भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब देखा जाए, प्रोटीन कहा जाता है कि ये वाइटल केमिकल सब्सटेंस होते हैं। जितने भी आपके पास प्रोटीन होते हैं ये एक प्रकार का कहा जाता है कि जैविक पदार्थ होता है, जीवों को बढ़ने में ये मदद करता है, यानी कि जीव को शरीर का बढ़ाने में मदद करता है। शरीर में किसी प्रकार की कमियां रहती है, उस कमी से अगर बीमारी उत्पन्न होने वाली है तो उसको ये क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है। देखते होंगे शरीर में जब कमजोरी आ जाती है तो कमजोरी आने के बाद बहुत सारे रोग को उत्पन्न अपने आप कर देता है। जैसे मान लिया जाए वीकनेस आपको आ जाएगा तो कहने का मतलब है कि कहीं कहीं देखिएगा सोए सोए आपका नस चढ़ना शुरू हो जाता है, पैर का यहाँ वाला जो नस होता है ये भी चढ़ना शुरू हो जाता है। कस कैसे ज़्यादा, या तो मान लीजिए कि कहीं आप घूमने के लिए गए हैं, आपका शरीर एकदम कमज़ोर है और रात में सोए हुए पैर जैसे ही सीधा किए तो कभी कभी क्या होता है आपका नस चढ़ जाता है एक दूसरे पर। ये ज़्यादातर पतला दुबला इंसान में देखने को ज़्यादा मिलता है, समझ गए? हाँ, पतला दुबला इंसान में ही ज़्यादा मिलता है। अब देखिए तो आप स्ट्रांग हैं। अब यहाँ पे कहा जाता है कि प्रोटीन जो हमारे पास होते हैं, ये प्रोटीन का काम होता है क्या चीज़ करना, ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास प्रोटीन की कमी हो, समझ गए, तो हमारा ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगर समय समय पर प्रोटीन आपको ज़्यादा मात्रा में मिलता रहे, या आप मान लीजिए कि छोटा एज में कोई बच्चा है, ठीक है, देखिएगा कि एक साथ दो बच्चा पढ़ने जाता है, फिर भी मतलब 10 साल 20 साल के बाद देखिएगा कि किसी का हाइट उतना ही रह जाता है, किसी का हाइट बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि उसका खान पान एक का कुछ जरा कम किया गया है और एक का खान पान पर विशेष ध्यान दिया गया है। कोई लड़का 10 साल 12 साल का ही होता है तो देखने में 17-18 साल का हुष्ट पुष्ट लगने लगता है, और कोई लड़का 17-18 साल के भी लगेगा कि इसका 10-12 साल एज है, समझ गए? तो ये कहा जाता है प्रोटीन की कमी से ऐसा होता है। अब जिसके शरीर में प्रोटीन जो ज़्यादा अगर दिया जाए तो प्रोटीन से बच्चा का ज़्यादा ग्रोथ होता है। देखिएगा जब छोटा बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो 6-7 महीना के बाद, मतलब कि 8 महीना के बाद उसको दाल वगैरह पिलाना शुरू कर देते हैं लोग, समझ गए? क्योंकि दाल में क्या चीज़ की उपस्थिति होती है, प्रोटीन की उपस्थिति होती है। उसमें भी आप देखिए किसी चीज़ का ऑपरेशन करवाइए, चाहे तो किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करवाइए, ये कमजोर में वीकनेस आ जाता है, ये शुगर पेशेंट वगैरह आ जाता है, तो उसमें मूंग का दाल कहता है खाने के लिए, समझ गए? तो मूंग का दाल खाने का मतलब क्या हुआ कि मूंग का दाल खाने, मूंग में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाए जाते हैं, और प्रोटीन जो मूंग का दाल में पाए जाते हैं वो आपके शरीर में लगता है। इसलिए छोटा छोटा नवजात शिशु को भी क्या किया जाता है, पूरा गाढ़ा दाल बना करके उसको पिलाया जाता है, समझ गए? अब देखिए यहाँ पे बताया गया बाबू कि दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग सेल प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए प्लांट्स एंड एनिमल की अगर हम बात करते हैं, यानी कि पेड़ पौधा से लेकर जानवर तक के बात किया जाता है, तो उस सभी के लिविंग सेल में आपका प्रोटीन की उपस्थिति होती है। यानी कि अब देखा जाए हम लोग मुर्गा मछली खाते हैं जानवर के माध्यम से, या मटन खाते हैं, तो मटन भी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आप मतलब मांस खा रहे हैं तो मांस जो है वो फाइबरस बायोपॉलीमर्स का बना हुआ होता है। बायोपॉलीमर्स में, पॉलीमर्स एक चैप्टर है उसमें आपको बताएंगे, फाइबरस बायोपॉलीमर्स का बना होता है, रेशेदार होता है। देखिएगा मछली वगैरह को उठा करके भी देखिएगा उसमें कुछ रेशा टाइप का निकलता है। या तो मान लिया जाए कि आपके पास मुर्गा है, मुर्गा का जो गुद्दा होता है, गुद्दा को कभी ऐसे देखिएगा चिबाने के बाद ना पूरा ऐसे ऐसे रेशा टाइप का उसमें निकलता है ना। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो सेल उपस्थित है वो हजारों करोड़ों मतलब हजारों लाखों डिफरेंट सेल से मिलकर के बने हैं, अलग अलग प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अब यही बात को यहाँ पे बताया है कि ईच लिविंग सेल इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन प्लांट्स में प्रोटीन पाए जाते हैं, एनिमल में प्रोटीन पाए जाते हैं, उनके अंदर जो लिविंग सेल होता है जानवर का या पेड़ पौधे के अंदर में लिविंग सेल जो होता है, सजीव जो कोशिका होती है, उस कोशिका का निर्माण जो किया गया है यहाँ पर थाउजेंड्स डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर के किया गया है।
यानी कि बहुत प्रकार के वहाँ पर प्रोटीन की उपस्थिति होता है। जैसे बात बताते हैं, कुछ लोग जो बहुत कमज़ोर होते हैं उनको डॉक्टर एडवाइस देता है या ऑपरेशन करवाने के बाद शरीर में क्या आ जाता है, ज़रा सा कमज़ोरी आ जाती है, कमी आ जाती है, उसको कहता है कि इसको कलेजी भूंज के दीजिए, नहीं कहता है। इसका मतलब है कि कलेजी भूंज के देने का मतलब क्यों है, क्या है कि जब किसी इंसान को ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद उसके शरीर में जरा सा टाइटनेस फील हो जाता है, चल बुल नहीं सकता है, तो उसको इस प्रकार से एनर्जी वाला चीज़ खिलाया जाता है। जैसे हमारे पास प्रोटीनेक्स हो गए, केमिकल रूप में पाउडर आता है, दूध वगैरह उसको दिया जाता है। मतलब जो भी चीज़ आप खिला रहे हैं उससे क्या हो कि जो यहाँ के मांस में उपस्थित जो सेल होते हैं वो सेल को ज़्यादा प्रोटीन मिले और वो तुरंत क्या हो जाए, भर जाए। समझ गए? क्योंकि आपका जो लिविंग सेल चारों तरफ बॉडी के अंदर में बैठे हुए हैं, ये कहा जाता है कि आपका इंतजार कर रहा है कि आपके शरीर में जितना ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा आएगी हम इसको जल्दी क्या कर देंगे, भर देंगे। समझ गए? तो सेल एक दूसरे से कंबाइंड होते जाता है और आपका बॉडी का भी जो मतलब जहाँ पे कटिंग किया जाता है वो तुरंत क्या हो जाता है, भर जाता है। और जितना भी कमजोरी वगैरह होता है उस समय खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन से ग्रोथ होता है और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, कहने का मतलब मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, शरीर का क्या होता है, एकदम मेंटेनेंस कर दिया जाता है। शरीर में आपका किसी प्रकार का रोग बलाई भी है तो उसको खत्म कर दिया जाता है, एकदम खत्म कर देता है। कभी कभी देखना, नॉर्मल जो कमजोर इंसान होगा 2-4 बार लेटरिन कर दिया, अगर मान के चलो दिशा उसको हो रहा है, बेचारा हाँ दम सुखिया जाता है, नहीं लगता कि उसके शरीर में जाने नहीं है। अमान जो खैले पीले घर के लड़का है, 5-6 बार पेट साफ हो भी गया तो आराम से क्लास कोचिंग सब जाता है, आता, कोई ओकरा टेंशन नहीं है। समझ गए? तो यही चीज़ होता है कि जब भी आप इस्तेमाल करें तो चाउमीन, बर्गर, फलना घोपचा फोकचा ये सब जाता है, ये सब मत खाइए, ये सब पूरा हाइजेनिक चीज़ है। लेकिन खाइएगा फोचका तो फोचके लेखा बन जाइएगा, जैसे देखिए वो रानो शर्मा के। समझ गए? कुछ भी मिले जहाँ पे प्रोटीन का सामान मिल रहा है उसको खाइए। समझ गए? विटामिन का सामान मिल रहा है उसको खाइए। हाँ देखिए फिर यहाँ पे बता रहा है बाबू कि केमिकली प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर इन बीच द मोनोमेरिक यूनिट्स आर द अल्फा एमिनो एसिड। देखिए कहा जाता है कि अगर आपके पास प्रोटीन है, प्रोटीन को आप जल में पूर्ण तरीका से घोल देते हैं तो आपको एक प्रकार का एमिनो एसिड प्राप्त होता है। अगर मान लिया जाए कि आपके पास प्रोटीन है, प्रोटीन को आप हल्का मतलब कि नॉर्मल घुला हुआ वाटर में है, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में कम मतलब कि भाग लिया है, जल में कम घुला हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे पास वो डिजोल्व कम हुआ है। तो जब प्रोटीन हाल्फ हाइड्रोलाइसिस करता है यानी अधूरा हाइड्रोलाइसिस करता है, जल अपघटन करता है, तो वो पेप्टाइड्स बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? पेप्टाइड्स। लेकिन जैसे ही आपका प्रोटीन जो होता है ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कर जाता है, फुल जल अपघटन कर जाता है, तो वहां पर क्या चीज का निर्माण करता है? अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है। यही चीज को यहाँ पर बताया गया है कि जब प्रोटीन को जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन किया जाता है तो अल्फा एमिनो एसिड यानी कि एमिनो एसिड का निर्माण होता है। अब बता दिया जाए आपसे, अगर कोई कह दे कि अल्फा एमिनो एसिड कैसे बनाया जाता है तो आप आराम से बता दोगे कि अल्फा एमिनो एसिड या एमिनो एसिड कैसे बनाते हैं। जब प्रोटीन को पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? एमिनो एसिड प्राप्त हो जाते हैं। नहीं पूरा पूर्ण, हाफ करेंगे तो पेप्टाइड्स बनता है, हाफ हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पेप्टाइड्स बनते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? चलिए आपके पास है बाबू, व्हाट इज अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड एक प्रकार कहा जाता है कि एमिनो एसिड का प्रकार होता है, यानी कि अगर एमिनो एसिड को डिफाइन कर दिए तो अल्फा एमिनो एसिड का डिफिनेशन मिल जाएगा हमारा आराम से। तो देखिए कहा जाता है आपके पास कि एमिनो एसिड्स कंटेन एमीन, यानी सिंगल बॉन्ड NH2 एमीन या एमिनो, इसको हम लोग कहते थे ना, एमिनो भी बोलते थे और क्या चीज? एमीन भी बोलते थे। जब NH2 लगा हुआ रहता था जिसमें हम लोग एनिलीन, एमिनो, एमीन से रिलेटेड बातचीत किए थे। अब देखिए तो एमिनो एसिड कंटेन एमीन या कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, यानी कि वैसा आपके पास
एसिड ग्रुप होता है जो एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने साथ रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? एमिनो एसिड कहते हैं। देखिए कहीं स्ट्रक्चर बनाए होंगे, आपको दोनों दिखाई दे रहा होगा, COOH भी दिखाई दे रहा है और NH2 भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि ये हमारा किस प्रकार का एसिड है? ये एमिनो एसिड है, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2 यानी NH2 और COOH लगा हुआ रहे, उसे हम क्या कहते हैं? एमिनो एसिड कहते हैं। फिर देखो बाबू, The amino acids are classified alpha, beta, gamma and delta etc. यानी कि अमीनो एसिड को हम लोग बांटे हैं यहाँ पे किस किस रूप में? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अमीनो एसिड के रूप में डिवाइड किया गया है। अब अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। यानी जब भी कोई प्रोटीन को हम जल अपघटन करेंगे तो हमारा अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहां पर कहा जाता है कि ये प्रोटीन से बनता है अल्फा एमिनो एसिड, इसलिए इसको बोल दिया जाता है कि जितने भी आपके पास अमीनो एसिड होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन का एक बड़ा सा हिस्सा इसको माना जाता है। समझ गए? अब यहां पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, वैसा स्ट्रक्चर जिसमें एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों की उपस्थिति हो, उस कंपाउंड को हम लोग क्या कह देते हैं? एमिनो एसिड कह देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, यहाँ पर अल्फा एमिनो एसिड को नेचर के अकॉर्डिंग बांटा गया है। फर्स्ट में यहाँ पे न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड, यानी कि ये उदासीन होता है, न इसमें एसिडिक नेचर होते हैं न इसमें बेसिक नेचर होता है। फिर दूसरा होता है आपके पास एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड और तीसरा होता है बेसिक अल्फा एमिनो एसिड। ये नेचर के अनुसार बांटा गया था, स्वभाव के अनुसार। इसमें देख लो न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड जो आपके पास होते हैं, इसमें एग्जाम्पल आपके पास ये दो होते हैं, ग्लाइसिन और एलाइनिन। ग्लाइसिन और एलाइनिन ये न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड होता है। फिर कहा जाता है कि एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड, तो एस्पेरेटिक तथा ग्लूटामिक, ये दो हमारे पास ऐसे अल्फा एमिनो एसिड हैं जो कहा जाता है कि एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर कह दे कि इनमें से कौन अल्फा एसिडिक नेचर है या एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड है, तो आपको जरा सा इसको घर पे ध्यान देना होगा कि आपका एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड के अंतर्गत एस्पेरेटिक और ग्लूटानिक, ये कहीं हम देखें क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ था एस्पेरेटिक। ठीक है, जरा सा ध्यान दे देना इस पे। फिर आपके पास बेसिक अल्फा एमिनो एसिड की बात करते हैं, तो बेसिक अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं क्षारीय अल्फा एमिनो एसिड, जो कि लाइजीन, यहाँ पे इसको हम लाइजीन कहते हैं, और ये एग्रीनिन होता है और ये हिस्टाडाइन होता है। ये हिस्टाडाइन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत बार कि हिस्टाडाइन किस प्रकार के अल्फा एमिनो एसिड हैं, तो आप आराम से बता दोगे बेसिक। ठीक है, इसमें एक हिस्टाडाइन देख लेना, इसमें एक एस्पेरेटिक देख लेना और इसमें ग्लाइसिन देख लेना, ये तीन इसमें इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास इसके आगे।